सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हो ये सब किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, आप देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ। तो आप लोग प्लीज वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। और प्लीज वीडियो के शुरू होने से पहले आप लोग इस वीडियो को अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, अपने मित्र मंडली जहां पर भी आपने ग्रुप्स बनाए हैं वहां पर जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे आपके साथ साथ वो लोग भी इन वीडियो को देख पाए। और खासकर हाउस वाइफ तो इस वीडियो को जरूर देखें। मैं बार बार कहती हूँ, आप लोग घर भी संभालते हो और आप लोगों को पढ़ाई भी करनी होती है, आप लोग बहुत सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हो। तो कहीं ना कहीं अगर आप इन वीडियोस को देखोगे तो आपके लिए बहुत फायदा होगा, कम समय में अच्छी तैयारी और क्वालिटी वाली तैयारी आप कर पाओगे। तो दोस्तों, आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर कर दिया करें। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। और जितने भी क्वेश्चन सही होंगे आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपने लास्ट में कितने क्वेश्चंस आपको पहले से इसके आंसर आ रहे थे और कितने क्वेश्चंस आपने नए सीखे यहाँ पर जिनके आंसर आपको नहीं पता थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है? समाजीकरण, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, समाजीकरण का मतलब होता है कि बच्चा अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है उससे घुलना मिलना सीखता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर प्राथमिक समाजीकरण है, जैसे प्राथमिक कक्षा होती है क्लास 1 to 5, वैसे ही बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके आसपास उसका परिवार होता है, उसके आस पड़ोस के लोग होते हैं। धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो आसपास के घरों में जो बच्चे होते हैं उनको वो मित्र बनाता है, अपने मोहल्ले में ही वो उनके साथ खेलता है, अपने परिवार में रहता है। और जब वो 6 साल का हो जाता है तो वो फिर स्कूल में भी जाना शुरू करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना। ऑप्शन नंबर बी में दिया है किशोरावस्था में समाज से सीखना। ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है शिक्षकों का अनुसरण करना। तो अगर बच्चे के प्राथमिक समाजीकरण की हम बात करें तो शुरुआती समय में वह अपने परिवार और मित्रों से समाजीकरण को सीखता है। कैसे दूसरों से व्यवहार करना है, कैसे बोलना है, कैसे अभिवादन करना है, कैसे अभिनंदन करना है, कैसे नमस्कार करना है, कैसे किसी को रिस्पेक्ट देनी है। ये सब चीजें बच्चे शुरुआती दौर में अपने फैमिली से और अपने फ्रेंड से सीखते हैं। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, एकल परिवार से क्या मतलब होता है? ये देखिए 2011 में ये आया हुआ प्रश्न है आरटेट में। तो एकल परिवार से क्या तात्पर्य है? वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हों, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता और दादा दादी हों, तो ये तो संयुक्त परिवार हो जाएगा। केवल पति पत्नी हो तो ये भी नहीं सही है दोस्तों। एकल परिवार का मतलब एक परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे हों। ठीक है, यानी कि माता पिता है और उनके बच्चे हैं, तो इसे हम कहते हैं एकल परिवार। और संयुक्त में कौन आते हैं? संयुक्त में दादा दादी, चाचा चाची, ये सब लोग भी आ जाते हैं, तो ये संयुक्त परिवार हो जाता है। तो यहाँ पर एकल परिवार का मतलब परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर बी आपने देखा सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग जल से संबंधित है? निम्नलिखित रोगों में यहाँ पर देखिए खसरा दिया है, हैजा दिया है, डायरिया दिया है, पीलिया दिया है। इसमें से कौन से रोग हैं जो जल के प्रदूषित होने से या जल में कुछ धातुओं के घुलने से संबंधित है, जिससे व्यक्ति को रोग हो जाता है? तो खसरा रोग, हैजा रोग, डायरिया रोग या फिर पीलिया रोग, इनमें से कौन से हैं जो पानी से होते हैं? केवल एक, यानी कि खसरा की बात हो रही है इसमें। ऑप्शन नंबर बी में देखिए केवल 3 4 डायरिया और पीलिया की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर सी में सभी को दिया है और ऑप्शन नंबर डी में केवल 2 3 और 4 की बात की गई। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर खसरा को छोड़ करके, जो कि खांसी है, इसको छोड़ करके बाकी हैजा, डायरिया और पीलिया ये तीनों ही प्रदूषित पानी से होते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है केवल 2 3 4 ये राइट आंसर हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने यही लगाया भी होगा। तो अगर प्रदूषित जल से होने वाले रोग पूछता है एग्जाम में तो आप याद रखिएगा कि हैजा, डायरिया, पीलिया, दस्त, उल्टियां, टाइफाइड बुखार, चर्म रोग, ये सब जल से संबंधित रोग हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, जल की आर्द्रता यानी कि नमी को किसके द्वारा मापते हैं? तो दोस्तों जल की आर्द्रता यहाँ पर पूछ रहा है, जल की नमी को हम किस यंत्र से मापते हैं? बैरोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, पेडोमीटर से या फिर करकेली स्केल से? दोस्तों यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वो है हाइग्रोमीटर से। किससे मापते हैं हम जल की आर्द्रता को? हाइग्रोमीटर से मापते हैं। ठीक है,
और बैरोमीटर से आप सभी को पता है हम वायु दाब मापते हैं। क्या मापते हैं? वायु दाब। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फेदोमीटर होगा। तो फेदोमीटर जो होता है दोस्तों, ये होता है समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र। समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र, याद रखिएगा। और इसके बाद यहाँ पर मर्केली जो होता है, करकेली नहीं बल्कि यहाँ पर मर्केली होगा। यहाँ पर जो मर्केली स्केल होता है, इसमें हम भूकंप की तीव्रता की बजाय उसकी ताकत के आधार पर हम इसको मापते हैं। भूकंप की तीव्रता को उसकी ताकत के आधार पर हम मापते हैं मर्केली स्केल से। ठीक है, तो याद रखिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि सिस्मोग्राफ होता है, लेकिन सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता को मापता है, कितना तीव्र था। और ये क्या करता है, भूकंप को उसकी तीव्रता की बजाय उसकी ताकत के आधार पर मापता है। तो याद रखिएगा, यही थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है, और आपको पता है कि जो भूकंप की तीव्रता है वो रिएक्टर स्केल पर हम मापते हैं। किस पर मापते हैं? रिएक्टर स्केल पर। और जिस यंत्र से मापते हैं वो सिस्मोग्राफ होता है। और भूकंप की तीव्रता जो मर्केली स्केल होती है, इससे हम भूकंप की तीव्रता नहीं बल्कि भूकंप की तीव्रता की ताकत कितनी है, उसकी ताकत कितनी थी, हम ताकत को मापते हैं। याद रखिएगा, मर्केली स्केल से। ठीक है, इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? ततैया, बर्रा, चींटी, दीमक, मकड़ी, इनमें से कौन सा है जो मधुमक्खियां, आप देखो छत्ता लगाती है, उसमें बहुत सारी पूरी कॉलोनी उनकी बसी होती है। एक ही छत्ते में बहुत सारी मधुमक्खियां, अगर आपने छत्ता देखा होगा, मधुमक्खी का देखा ही होगा, तो उसमें बहुत सारी मधुमक्खियां क्या होती है, उसमें भरी होती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को इसका आंसर पहले से पता होगा कि जो मधुमक्खियां होती हैं वो कॉलोनी में रहती हैं। और इनमें से ऐसे कौन से जीव हैं जो कॉलोनी में नहीं रहते? तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा मकड़ी। ठीक है, जो मकड़ी है ये कॉलोनी में नहीं रहती है। मकड़ी मधुमक्खियों की तरह बिल्कुल कॉलोनी में नहीं रहती है। और जबकि यहाँ पर जितने भी दिए हुए ततैया, बर्रा, चींटी, दीमक, ये सब कैसे रहते हैं? ये सब कॉलोनी में रहते हैं। तभी आप देखते हो दीमक अच्छे खासे लकड़ी के सामानों को बेकार कर देते हैं। चींटियां भी आप देखोगे झुंड में ही रहती है, लाइन से चलती आपको दिख जाएंगी। ततैया, बर्रा भी इसी तरीके से रहते हैं। ये लोग समूह में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, अपनी पूरी कॉलोनी बना करके। ठीक है, लेकिन मकड़ी इस तरीके से नहीं रहती है। मकड़ियों को आप एक साथ, ढेर सारी मकड़ियों को नहीं देखोगे कि एक ही साथ चिपकी हुई है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। ग्रामीण क्षेत्रों के मकानों में ढांचे वहां की जलवायु, मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। दोस्तों अगर आप कहीं के भी मकान देखोगे, हमारे देश में 28 राज्य हैं, 28 के 28 राज्यों में अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारी विभिन्नताएं दिख जाएंगी। जिस प्रकार का जहां पर एटमॉस्फेयर है, आपको उसी प्रकार के घर वहां पर देखने को मिलेंगे। चाहे राजस्थान हो, बिहार हो, यूपी हो, असम हो, या किसी भी राज्य की बात कर ले, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आप देखोगे जहां पर जिन चीजों की उपलब्धता है, यानी कि जो चीजें मिल रही हैं, उसी से क्या करते हैं, वहां के लोग घरों को बनाते हैं और किफायती तरीके से बनाते हैं ताकि उसमें वो अच्छी प्रकार से रह सके। तो ये क्वेश्चन 2016 में सीटेट में पूछा गया है। तो मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती हैं। दोस्तों देखिए, जो मकान होते हैं वो इस तरीके से, जो बांस के बम्बू होते हैं, इस पर बनाए जाते हैं। और दोस्तों इस प्रकार के मकान यहाँ पर देखिए पूछा है। इसके बाद भी यहाँ पर लिखा है, यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? अब चूंकि इतने मोटे मोटे बांसों को लगाने के बाद खूब ऊंचाई पर इन घरों को बनाते हैं और फिर इनकी छतों को ढालू बनाते हैं ताकि पानी वानी बारिश हो तो वो गिर जाए। और अगर ऊंचाई पर बनाया जा रहा है, इसका मतलब वहां पर देखिए भारी वर्षा होती है। तो अगर भारी वर्षा होती है तो वो कौन सा राज्य है? असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या बिहार? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा असम। असम में आपको ऐसे घर देखने को मिलते हैं। अगर आपने जो मैंने सीटेट के पूरे पेपर सॉल्व करवाए थे, अगर उस वीडियो को देखा है तो आप लोगों को इसका आंसर पहले से ही पता रहा होगा। तो असम में इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं जहां पर बांस के खंभों पर घर होते हैं और अंदर सारी चीजें भी लकड़ी की ही बनी होती है इस मकानों में। और ये जमीन से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और पशु को पहचानिए। किसी पशु के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। इसके बाद देखिए यहाँ पर, यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यानी कि यह वृक्षों की शाखाओं से, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं उनकी शाखाओं से ये उल्टा लटक कर सोता है।
यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियों को खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। यह कौन सा जीव है? स्लॉथ, लंगूर, चिंपैंजी या फिर पैंडा? दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्लॉथ। दोस्तों ये जो स्लॉथ होता है यह एक स्तनधारी जीव होता है। ये स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। और ये पाया कहाँ जाता है? अगर एग्जाम में पूछता है तो दोस्तों यह मुख्य रूप से दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर स्लॉथ याद रखिएगा कैसे ये रहता है। ये 17 घंटों तक वृक्षों की शाखाओं से उल्टा लटक कर सोता है और इसकी जो लाइफ होती है वो 40 वर्षों तक होती है, यानी कि 40 वर्षों तक भी ये जीवित रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी क्षीण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? यानी कि किसके कान सुनने में इतने तेज होते हैं कि पत्ता हिल रहा है तो भी वह जानवर जान जाता है, और अगर घास पर कोई जानवर चल रहा है तो दूर से ही जान जाता है कि हाँ किसी के चलने की आवाज आ रही है, और दोनों में अंतर कर लेता है। वो पत्ते के हिलने और किसी के चलने दोनों में अंतर कर लेता है। तो कौन सा जीव? बाघ, गिद्ध, रेशम का कीड़ा या कुत्ता? तो यहाँ पर कौन सा सही है दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा जो सुनने की क्षमता तेज होती है वो होती है गिद्ध में। किसमें होती है? गिद्ध में। तो गिद्ध पक्षी जो है इसकी जो सुनने की क्षमता होती है वो बहुत अधिक तेज होती है। ठीक है, यह वायु से पत्तों के हिलने और की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर लेने वाला पक्षी है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों यह बहुत ही आसानी से अपना शिकार कर लेता है, क्योंकि यह आसानी से जान जाता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्योंकि इतना इसका कान तेज होता है। इसीलिए इसको बहुत अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती है शिकार करने के लिए, और ये आसानी से शिकार को पकड़ लेता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सोनपुर मेला, पुष्कर मेला, कुंभ मेला, नौचंदी मेला। और यहाँ पर देखिए राजस्थान, मेरठ, बिहार, इलाहाबाद दिया है। तो सबसे पहले देखिए कुंभ मेला कहाँ लगता है? हम सभी लोगों को पता है कहाँ लगता है। इलाहाबाद, प्रयागराज में लगता है। कुंभ मेला हर 12 वर्ष पर लगता है, और जो अर्ध कुंभ होता है वो हर 6 साल पर लगता है। ठीक है, अब इसके बाद जो पुष्कर मेला है ये अजमेर में लगता है, राजस्थान के अजमेर में लगता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर है सोनपुर मेला। तो सोनपुर मेला लगता है बिहार में। इसके बाद नौचंदी मेला जो है ये लगता है मेरठ में। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम इसका सही आंसर ढूंढते हैं। तो पहले का तीसरा सही है, तो देखिए तीसरा सबसे पहले ऑप्शन में ही दिया हुआ है। उसके बाद फिर दूसरे का पहला सही है। यहाँ पर तीसरे में भी दिया हुआ है तीसरा ऑप्शन, तो दूसरे का पहला सही है, तो दूसरे का यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है, यानी कि ये ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा। तो पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, उसके बाद तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। सारे मेलों को अच्छे से याद रखिए। अगर आप कहोगे तो इसका मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी सारे के सारे मेलों का, और ये कहाँ लगते हैं, किस लिए लगते हैं, यहाँ पर किस चीज की खरीद होती है या किस चीज को बेचा जाता है, और ये राज्य किस किस राज्य में कहाँ कहाँ लगते हैं। अगर आप कमेंट करोगे तो जरूर मैं मेलों का अलग वीडियो बनाऊंगी। और नृत्य का मैंने पहले ही बनाया है, लेकिन अगर आपको फिर से नई वीडियो चाहिए तो मैं फिर से बनाऊंगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कुंभ मेला इलाहाबाद, रथ यात्रा पुरी, देव शरीफ मेला बाराबंकी, ददरी मेला मथुरा। दोस्तों यहाँ पर जो ददरी मेला दिया हुआ है ये मथुरा में नहीं लगता है। ददरी मेला मथुरा में नहीं लगता है, बल्कि कहाँ लगता है? ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में लगता है। कहाँ लगता है? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में लगता है। बाकी और किस सबके सब सही है। कुंभ मेला इलाहाबाद, रथ यात्रा पुरी में, देवा शरीफ मेला बाराबंकी में लगता है, और जो दादरी मेला है ये बलिया में लगता है, मथुरा में नहीं लगता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? बलिया होना चाहिए था। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी और आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पढ़ने को मिल रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चकरेटी क्या है? चकरेटी क्या है यहाँ पर पूछा है। चौक चलाने वाली डंडी, चौक पर काम करते हुए प्रयोग में लाया जाने वाला बर्तन, बर्तन की ठुकाई में प्रयुक्त होने वाला औजार, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चौक चलाने वाली डंडी को हम क्या कहते हैं? चकरेटी कहते हैं। जो कुम्हार होता है इस तरीके से उसका एक चौक होता है जिसपे वह बर्तन को बनाता है, आपने देखा होगा, और उसको एक डंडे की मदद से वो क्या करता है? उसको सही करता रहता है, उसको हिलाता है, उसको पूरा इस चौक को घुमाता है और फिर वो बर्तन को बनाता है। तो इस चौक चलाने वाली डंडी को ही हम क्या कहते हैं? चकरेटी कहते हैं। कुम्हार जो बर्तन बनाता है, अगर आपने देखा है तो
इस तरीके से वो बनाता है बर्तन को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। गुलबी का प्रयोग होता है भवन निर्माण में, कुंभकारी में, भोजन निर्माण में, इनमें से किसी में नहीं। तो दोस्तों जब कुम्हार चौक को चलाता है, जब वो इस चौक को जो गोल सा होता है इसको घुमाता है और जो डंडी होती है, डंडी को वो कहीं ना कहीं फंसाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं गुलबी। तो गुलबी का प्रयोग करता है किसमें? कुंभकारी में, यानी कि वो इस बर्तन को जो काम कर रहा है, कुम्हार उसका नाम है, और वह जो ये काम कर रहा है इसे हम क्या कहते हैं? कुंभकारी कहते हैं। कुम्हार तो वो हो गया जो बर्तन बनाने वाला है, और वो जो बर्तन जिस स्टाइल से बना रहा है उसे हम क्या कहते हैं? उस कला को क्या कहते हैं? कुंभकारी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। तो गुलबी आपको समझ में आ गया होगा कि डंडे को जहां पर वो फंसाता है, जिससे घूमता है, वो होता है गुलबी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है, भूमि से, हवा से, जल से या कोयला से। तो इसका आंसर मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि पृथ्वी का 71% भाग क्या है? पानी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है जल, ये सही हो जाएगा। इसके बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है, जो है लगभग। तो दोस्तों आप सभी लोग को पता है कि पृथ्वी का 3/4 भाग जो है ये पानी से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है 3/4 यानी कि 3/4 ये सही हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि पृथ्वी के जलीय भाग को हम क्या कहते हैं? जल मंडल कहते हैं, और इसमें सागर, नदियां, महासागर ये सब आते हैं। ठीक है, ये सब मिलकर के 3/4 होते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। वर्ष 2017 एक राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में कुल लंबाई कितनी थी? वर्ष 2017 में राष्ट्रीय राजमार्गों यानी कि NH, नेशनल हाईवेज की जो लंबाई थी वो कुल कितनी मापी गई थी? तो यहाँ पर पूछा है इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों जब वर्ष 2017 में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई मापी गई थी तो ये टोटल आई थी 1,15,435 किलोमीटर। तो यहाँ पर आप देखिए 1,15,435 यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो 1,15,435 किलोमीटर मापी गई थी राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई। और कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा है? NH7। ये भी याद रखिएगा। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था, अगर आपने नहीं देखा था तो उस वीडियो को जरूर आप लोग देख लीजिएगा, अगर आप वाकई में चाहते हो कि आपकी तैयारी बेहतर हो। अब क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH4, NH7 तो सबसे लंबा है, तो ये तो गलत हो गया। NH47A या NH10? तो दोस्तों राइट आंसर है। तो NH47A जो है ये सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग राज्यों की राजधानियों को आपस में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है NH47A ये सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो ये जो है, ये जो पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये कोच्चि शहर को कोच्चि बंदरगाह से जोड़ता है। ठीक है, और इसकी लंबाई मात्र 5.9 किलोमीटर है, यानी कि करीब करीब 6 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन हैं? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जो है वो है थॉमस बाख। ये जो थॉमस बाख है ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। ये जर्मनी के रहने वाले हैं, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब की गई थी? भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना दोस्तों की गई थी 1927 में। कब की गई थी? 1927 में की गई थी। उम्मीद करती हूँ आप लोग को इसका आंसर पता रहा होगा। अगर नहीं पता तो प्लीज याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब की गई थी। कोई भी एग्जाम होता है दोस्तों उसमें खेल से प्रश्न जरूर आते हैं, चाहे हॉकी हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, फुटबॉल, कोई भी खेल हो उससे प्रश्न जरूर आते हैं। और अंतरराष्ट्रीय चाहे ओलंपिक संघ हो या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स हो या फिर एशियाई गेम्स हो, कोई भी गेम हो, आप देखते हो किसने ट्रॉफी जीती, कौन अध्यक्ष है, ये सब एग्जाम में पूछता है। तो इसीलिए ये सारे क्वेश्चन जो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने इन सब क्वेश्चंस को रखा है ताकि आप लोग की तैयारी भी बढ़िया हो और आप लोग का रिवीजन भी अच्छे से हो, ताकि अगर एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप लोग अच्छे से उनका आंसर दे करके आओ। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, तो 1927 में जो भारतीय ओलंपिक संघ है उसकी स्थापना हुई, और जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? दोराबजी जी थे। कौन थे? दोराबजी टाटा। ठीक है, याद रखिएगा। इसके
अध्यक्ष थे। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती, सुवर्णरेखा, नर्मदा या फिर सिंधु। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए नर्मदा नदी, नर्मदा, ताप्ती और सिंधु, ये जो आप देख रहे हो ये जो तीनों नदियां हैं, ये तीनों नदियां गिरती हैं अरब सागर में। कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती है। तो आपको साफ साफ समझ में आ गया कि कौन बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो जो स्वर्ण रेखा नदी है ये कहाँ गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और यह भारत के झारखंड राज्य में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। ये कहाँ बहती है? झारखंड राज्य में। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ बहती है? झारखंड राज्य में बहने वाली ये क्या है? एक पहाड़ी नदी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दोस्तों सही कर लीजिए आप लोग। बाकी नर्मदा, ताप्ती और सिंधु ये कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 पर हम लोग आते हैं। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहने वाली, पूरब से ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो पूरब से पश्चिम यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी लूनी, साबरमती, ताप्ती या नर्मदा, इनमें से कौन सी है? यहाँ पर पूछ रहा दोस्तों। तो भारत में पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली जो सबसे लंबी नदी दोस्तों वो है नर्मदा नदी। कौन सी है? नर्मदा नदी है, याद रखिएगा। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है, यानी कि 1312 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो सही हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप लोग सारे क्वेश्चंस के आंसर भी कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश की नहीं है? घाघरा, यमुना, गोमती या सतलज। तो यहाँ पर देखिए घाघरा, यमुना, गोमती नदी ये सारे जो है ये सारे के सारे हमारे उत्तर प्रदेश की नदियां हैं। इसके अलावा गंगा नदी भी बहती है और रामगंगा नदी भी बहती है। तो ये सब नदियां उत्तर प्रदेश की नदियां हैं, लेकिन यहाँ पर जो सतलज है ये उत्तर प्रदेश की नदी नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी, गंगा नदी, यमुना नदी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर माता टीला नामक स्थान पर माता टीला परियोजना के तहत गुड़सराय और मंदर नामक दो नहरें निकाली गई हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जो माता टीला परियोजना है या माता टीला बांध परियोजना है दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश के में बेतवा नदी पर बनाया गया है। तो यहाँ पर यही पूछा है कि जो माता टीला परियोजना ये किस नदी पर स्थित है? तो यह बेतवा नदी, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। और ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में। ठीक है, तो बेतवा नदी पर याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश स्थानीय स्व शासन कानून संशोधन अधिनियम 1994 किस संविधान संशोधन के बाद बनाया गया? 73वें, 74वें, 86वें या 92वें। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 74वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 74वें संविधान संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश स्वशासन कानून अधिनियम लाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं दोस्तों। नगर निगम के प्रमुख को हम क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं, अध्यक्ष कहते हैं, उपाध्यक्ष कहते हैं या फिर सभासद कहते हैं? नगर निगम के प्रमुख को हम क्या कहते हैं? बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा है दोस्तों। नगर निगम के अध्यक्ष को हम कहते हैं मेयर, मेयर या महापौर भी कहते हैं। तो इनका काम क्या होता है? ये जो नगर निगम के प्रमुख होते हैं इनका जो मुख्य काम होता है वो नगर में पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाना, पानी, सफाई, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा इन सब की व्यवस्था करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है मेयर ये राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होने के नाते आप निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना पसंद नहीं करेंगे? विद्यालय परिसर की स्वच्छता के लिए यथासंभव प्रयास करते हुए आवश्यकता पड़ने पर स्वयं भी इसमें सहयोग करना, विद्यालय में होने वाले समारोहों के लिए खुली जगह की आवश्यकताओं को देखते हुए विद्यालय के उद्यान के पेड़ पौधों की कटाई करवाना, पर्यावरण जागरूकता के क्रियाकलापों में बच्चों को संलिप्त करना, बालकों की शारीरिक स्वच्छता पर ध्यान देते रहना जो कि उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो एक पर्यावरण शिक्षक होने के नाते आप सबसे पहले विद्यालय परिसर की स्वच्छता के लिए यथासंभव प्रयास करेंगे,
और यथासंभव प्रयास करते हुए आवश्यकता पड़ने पर स्वयं भी आप उसमें सहयोग करेंगे। जैसे बच्चे पेड़ पौधे लगा रहे हैं विद्यालय में, तो आप भी उनका क्या करें, थोड़ा सहयोग करते जा करके आप भी उनके साथ वृक्षों को लगा दें। तो ये तो हम करेंगे ही कि हमें जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम बच्चों का खुद सहयोग करेंगे। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी जो दिया है, ये भी क्या है, पर्यावरण शिक्षक का काम ही है कि पर्यावरण जागरूकता के क्रियाकलाप, जो भी पर्यावरण की जागरूकता के लिए जो भी चीजें हो सकती हैं, चाहे स्लोगन हो, पोस्टर हो, बच्चों के साथ मिलकर के बनवाना या रैली निकालना, इन सब में हम बच्चों को संलिप्त करके इन कामों को करते हैं। और शारीरिक स्वच्छता पर ध्यान देते रहना, जो कि उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, तो ये भी पर्यावरण शिक्षक का कर्तव्य ही है। लेकिन विद्यालय में होने वाले समारोहों के लिए खुली जगह की आवश्यकता को देखते हुए विद्यालय के पेड़ पौधों की कटाई कर देना, ये पर्यावरण शिक्षक का काम नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, एक पर्यावरण शिक्षक होने के नाते आप ये काम नहीं करेंगे कि आप पेड़ों की कटाई कर देंगे स्कूल में केवल एक समारोह के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इसके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है कक्षा में विविधता की पूर्ति, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, या पाठों को आनंददायक बनाना, या भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना। यहाँ पर देखिए जब भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसा वातावरण बना देते हैं और ऐसा एनवायरनमेंट बना देते हैं जिसमें बच्चे आसानी से उस सब्जेक्ट को सीख पाए। तो यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर जब हम बच्चों को पर्यावरण पढ़ाएंगे तो उनको हम आसपास के जीव जंतु जिनको वो देखते हैं, जिनसे वो मिलते हैं, या फिर अगर हम पेट्स की बात करें या कुत्ते बिल्लियों की बात करें तो बहुत सारे लोग उनको पालते भी हैं। तो इस तरीके से ये सब जो जानवर हैं इनके बारे में अगर बात करें, या फिर आसपास जो घरों में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं उनके बारे में बात करें, तो बच्चे आसानी से इन सब चीजों से घुल मिल जाते हैं, क्योंकि इन सब चीजों को वो रोज देख रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं। तो सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना बहुत जरूरी है। किसी भी विषय को सीखने के लिए जब हम ऐसा एटमॉस्फेयर बना देंगे तो बच्चे आसानी से क्या करेंगे, सीख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, बेसिक शिक्षा के लिए सर्वप्रथम किसने आंदोलन छेड़ा था? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मदन मोहन मालवीय ने, या स्वामी विवेकानंद जी ने? तो आप सभी लोगों को पता है कि बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा की बात सबसे पहले किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। और इन्होंने वर्धा सम्मेलन में 1937 में इस बात को रखा भी था कि बच्चों को बुनियादी शिक्षा देना बहुत जरूरी है, बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा देना भी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? ईवीएस, जो ईवीएस सब्जेक्ट है, इससे क्या अभिप्राय है? विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ डालकर व्यस्त रखना, ये तो गलत है। पर्यावरण का समग्रता से ज्ञान कराना, विद्यार्थियों का मनोरंजन हो, विद्यार्थियों को दूषित होने से बचाया जाए। पर्यावरण शिक्षा जो मुख्य रूप से दी जाती है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा, वो पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए ही दी जाती है, ताकि जितना हो सके हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट को कम से कम गंदा करें, या फिर ये कह सकते हैं कम से कम दूषित करें। तो वर्तमान समय में दोस्तों जो पर्यावरण शिक्षा है यह एक प्रासंगिक विषय बन गया है, और ये हर विद्यालय में अब पढ़ाया भी जाता है, स्कूलों के पाठ्यक्रम में है, ये तो आप लोगों को पता ही है। और जो पर्यावरण शिक्षा ये नागरिक चेतना भी जगाती है, हमें हमारे कर्तव्यों का भी याद दिलाती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अपने आसपास के एनवायरनमेंट, अपने आसपास के इलाके को कैसे स्वच्छ हम रख सकते हैं, इसके बारे में भी बताती है। और पर्यावरण शिक्षा में पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के उपाय तो बताए जाते ही हैं, तो आपको पता ही है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, हमारे अपने प्राकृतिक परिवेश में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए पर्यावरण विषय में किसको सम्मिलित कर सकते हैं? भूगोल को, इतिहास को, भौतिक विज्ञान को, रसायन विज्ञान को? दोस्तों यहाँ पर देखिए विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं इन सभी को हम कह सकते हैं कि विज्ञान, आपको पता है हमारे आसपास होने वाली जो घटनाएं होती हैं उनके कारणों प्रभावों का अध्ययन करते हैं विज्ञान में, चाहे वो जीव विज्ञान हो, चाहे रसायन विज्ञान हो, चाहे भौतिक विज्ञान हो, चाहे कृषि विज्ञान हो, चाहे चिकित्सा विज्ञान हो। तो इनमें हम घटनाओं के कारणों और उनके प्रभावों का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं? इस प्रकार हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि जो विज्ञान है, विज्ञान के अभाव में पर्यावरण शिक्षा बिल्कुल महत्वहीन है। ठीक है, तो विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए भौतिक विज्ञान भी सही हो जाएगा और रसायन विज्ञान भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से हम किसी को भी गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे प्राकृतिक परिवेश में होने वाली घटनाओं को ही बताते हैं, चाहे रसायन विज्ञान हो, चाहे भौतिक विज्ञान, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो। ठीक है, तो यहाँ पर
दोनों ही सही होंगे, इनमें से कोई भी गलत नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि किस ऑप्शन को सही माना गया, तो यहाँ पर रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री को सही माना गया, क्योंकि केमिस्ट्री के जो रसायन होते हैं, जो चीजें होती हैं, वो अक्सर बहुत ज्यादा ही हम यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन में। इस वजह से यहाँ पर रसायन को सही माना गया। लेकिन दोस्तों भौतिक विज्ञान को भी हम छोड़ नहीं सकते हैं, तो इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों को ही आप लोग सही लगाइए। इसके बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। निम्नलिखित में से किस विषय का संबंध पर्यावरण अध्ययन में सबसे अधिक है? भौतिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल या फिर जीव विज्ञान? तो जीव विज्ञान जो है वो पता ही है, जीव विज्ञान में हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट में जितने भी जीव हैं सभी का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया, भौतिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल और जीव विज्ञान। तो जो भूगोल है, भूगोल विषय, इसका जो संबंध है वो पर्यावरण से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों ये सही हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने सारे के सारे क्वेश्चंस को देख लिया। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से सारे क्वेश्चंस को पढ़ा होगा। अगर आपने बीच में से देखना शुरू किया है तो रिकॉर्डिंग होने के इस वीडियो को बाद में भी आप पूरा देख सकते हैं जब ये अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे विषयों के वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट एग्जाम में कौन सी बुक्स खरीदें, कैसे तैयारी करें, बिना कोचिंग के कैसे पढ़ाई करें, सेल्फ स्टडी कैसे करें, टाइम टेबल कैसे बनाएं, ये सारी की सारी वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। तो आप सारे वीडियोस को देखते रहिए, और अभी तक अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और दोस्तों हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप लोग चैनल पर आते हैं तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़िए, और आप सभी लोग अपने सपने को, अपने माता पिता के सपने को पूरा करिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ऐसे चैनल से बने रहोगे और सारी वीडियोस को देखोगे जो भी मैं आप लोग के लिए लेकर के आती हूँ। तो दोस्तों आप लोग प्लीज चैनल वीडियोस को पूरा देखा करिए, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, और आपके लिए हम वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जो भी सपने आप लोगों ने देखे हैं वो सारे सपने आपके पूरे हों, और आप सभी लोग अपने अपने एग्जाम में अच्छा और बेहतर करके आए। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा, और चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।